तो भारत के संविधान की अगर मैं बात करूं तो भारत का संविधान जो है एक लिखित संविधान और बहुत बड़ा संविधान है। इसके बारे में, इसकी रूपरेखा, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा कर चुके थे पिछली क्लास में। तो इस क्लास में जो हमारी चर्चा होगी भारत के संविधान के विकास के ऊपर चर्चा करेंगे। यानी कि जो भारत का हमारा संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कहां से उसकी स्टार्टिंग हुई। पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे कि जो संविधान निर्माण है, क्या जो संविधान निर्माण है उसकी प्रक्रिया क्या है, मतलब क्यों संविधान की जरूरत पड़ी, जो हमारा संविधान था वो उसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, संविधानवाद क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके थे। थोड़ा सा ग्लिम्स अगर मैं आपको दूं तो मैंने बताया था पिछली क्लास में कि जो भारतीय संविधान के विकास का जो क्रम है, भारतीय संविधान के विकास का जो क्रम है उसे हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। क्या 3 भागों में डिवाइड करेंगे? कौन से 3 भाग होंगे? पहला जो दोनों भाग होंगे वो संविधान के विकास के वो भाग होंगे जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जो अंग्रेजों ने हमारे संविधान को विकसित किया था। क्या जो हमारा संविधान अंग्रेजों ने विकसित किया था, या अंग्रेजों के जो नियम कानून, जो अधिनियम हमारे संविधान को विकसित करने के लिए आए थे, उनके बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम उनके बारे में चर्चा करेंगे तो इसमें 2 चीजें सामने आएंगी। पहला जो भारतीय संविधान के विकास का क्रम होगा, उसका पहला चरण होगा कंपनी द्वारा बनाए गए अधिनियम। क्या होगा? कंपनी द्वारा बनाए गए अधिनियम। तो अगर हम कंपनी द्वारा बनाए गए अधिनियमों के ऊपर बात करेंगे कि कंपनी जो थी, कौन सी कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के संविधान को, या भारत में जो रेगुलेशन थी उसको कंट्रोल करने के लिए, किसकी रेगुलेशन थी? जो यहाँ की जनता थी, जो यहाँ के लोग थे, जो यहाँ का शासन चला हुआ था मुगल पीरियड में, ठीक है ना, उस व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्ट पारित किए। कुछ एक्ट आए, कहां से आए? वो ब्रिटिश क्राउन से आते थे। कहां से आते थे? ब्रिटिश क्राउन से आते थे। और यहाँ पर उनको रेगुलेट करने का काम करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। तो 2 प्रकार के एक्ट पढ़ेंगे। पहला एक्ट आएंगे आपके जो कंपनी द्वारा पारित थे, या कंपनी जिनका रेगुलेशन करती थी। और दूसरे जो आपके एक्ट आएंगे वो कहलाएंगे आपके भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम। वो कब के बाद आएंगे? 1857 की जो आपकी क्रांति हुई थी। क्या? 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद भारत में एक परिवर्तन आया था। कौन सा परिवर्तन आया था भारत में? परिवर्तन ये था कि जो कंपनी का शासन चल रहा था वो कंपनी से ना चल के डायरेक्ट कहां से चला? फिर वो डायरेक्ट ब्रिटेन से चला, ब्रिटिश क्राउन से चला। उसके बाद जो हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे वो 1935 अधिनियम के बाद पढ़ेंगे। क्या? 1935 अधिनियम के बाद जो भारत सरकार का, भारत की जो अंतिम सरकार थी उसके निर्माण के लिए जो क्रम चला उसे पढ़ेंगे। यानी कि हम पढ़ेंगे किस चीज में? हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहला लिखते हैं कंपनी द्वारा पारित अधिनियम। क्या पढ़ेंगे? कंपनी द्वारा पारित अधिनियम। दूसरा जो इसका चरण पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप ब्रिटिश शासन अधिनियम। ब्रिटिश शासन अधिनियम, या इन्हें आप कह सकते हैं भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम। तीसरे आते हैं आपके भारतीय संविधान सभा और उसके बाद के अधिनियम। भारतीय संविधान सभा द्वारा पारित संवैधानिक विधि, आप इसे सिर्फ विधि लिखेंगे। भारतीय संविधान सभा द्वारा पारित विधि 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और तीनों पार्ट मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। शोभित सिंह, अगर बफरिंग हो रही है तो भाई मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं है। संजू का भी कमेंट है बफरिंग हो रही है। भाई बफरिंग में मेरे नेटवर्क में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आज।
अब दोपहर का टाइमिंग भी आप लोगों ने कराया था, दोपहर के टाइम में भी बफरिंग है, तो इसमें क्या कर सकते हैं भाई। मेरे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक ठाक मेरा नेटवर्क चला हुआ है, ठीक है ना। तो कंपनी द्वारा जो पारित अधिनियम है आपके, क्या कंपनी द्वारा जो पारित अधिनियम है, ये हमने सबसे पहले डिस्कस किया था पिछली क्लास में आपका 1773 का, क्या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, क्या था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट से मतलब क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या है, किसी चीज को रेगुलेट करने के लिए, किसी चीज को नियमित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, उसे रेगुलेट करने के लिए जो नियमों की एक नियमावली, एक श्रृंखला आप तैयार करते हैं, वो कहलाती है आपकी क्या, रेगुलेशन सीक्वेंसिंग। क्या कहलाती है, रेगुलेशन सीक्वेंसिंग। तो यहाँ पे जो नियमों की श्रृंखला की हम बात करेंगे, तो वो नियमों की श्रृंखला कौन सी थी, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आई थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था, अगर आपने मध्यकालीन भारत का थोड़ा सा इतिहास पढ़ा हो तो आपने बंगाल पढ़ा होगा, और अगर मैं बात करूं तो मैंने आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है उसमें बंगाल आपको पढ़ा दिया है, सारा बंगाल आपको समझा दिया है। मैंने आपको बताया था बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन जा चुका था। जब बक्सर के युद्ध के बाद क्या किया था इसने, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया था। क्या लगाया था बंगाल में, द्वैध शासन लगाया था, क्योंकि रेगुलेटिंग इसके जो रॉबर्ट क्लाइव था वो पूरी तरह से उस टाइम सत्ता संभालने के लिए, या जो बंगाल का शासन था उसे संभालने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। उस द्वैध शासन को आके हटा दिया था किसने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। क्या हटाया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। क्या, वॉरेन हेस्टिंग्स को, वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत का, या ये लिखेंगे बंगाल का, क्या बंगाल का, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, पहला गवर्नर जनरल। पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। अभी तक जो आपने पढ़ा वो पढ़ा था क्या, बंगाल का गवर्नर। क्या पढ़ा था, बंगाल का गवर्नर। अब क्या बना दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी कि पोस्ट इंप्रूव कर दी, उसका प्रमोशन कर दिया गया। पोस्ट का प्रमोशन किए जाने से मतलब क्या है, कि जो अभी तक बंगाल एक प्रेसिडेंसी थी, बंगाल क्या थी, एक प्रेसिडेंसी थी। हाँ, इसके बाद भी प्रेसिडेंसी थी, लेकिन उसके अतिरिक्त, बंगाल के अतिरिक्त इसमें दो प्रेसिडेंसी और जोड़ दी गई, जिसका नाम था क्या, मद्रास और बंबई। क्या, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी और जोड़ दी गई। तो ये कितनी प्रेसिडेंसी का ग्रुप हो गया, तीन। कौन कौन सी, मद्रास, बंबई और बंगाल, तीन प्रेसिडेंसी हो गई। एक प्रेसिडेंसी का होता था क्या, गवर्नर। अब ये तीन कंबाइंड प्रेसिडेंसी हो गई, तो इनका जो गवर्नर था वो कहलाएगा क्या, गवर्नर जनरल। तो यहां से आपके दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, क्या बंगाल का अंतिम गवर्नर, या लास्ट, हु इज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। तो लास्ट गवर्नर कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। लास्ट गवर्नर कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। दूसरा क्वेश्चन यहीं से ये आता है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। दोनों क्वेश्चन में वेरिएशन है, एक सिर्फ गवर्नर को पूछ रहा है, दूसरा गवर्नर जनरल को पूछ रहा है, ठीक। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ही था दोनों में, क्या बंगाल का अंतिम गवर्नर। जो बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर के युद्ध के बाद जब संयुक्त सेना थी जो अवध की, दिल्ली की और बंगाल की थी, उसे रॉबर्ट क्लाइव ने हरा लिया था। उसके बाद द्वैध शासन लगाया, द्वैध शासन को 1772 में आके इसने खत्म कर दिया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो जब खत्म करने के बाद क्या बना था वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का गवर्नर बना था। क्या बना था, बंगाल का गवर्नर बना था। लेकिन जैसे अगले साल 1772 में आया था, 1773 में जैसे आया रेगुलेटिंग एक्ट, तो इस एक्ट के साथ क्या हुआ, इस एक्ट के साथ वॉरेन हेस्टिंग्स जो अभी तक गवर्नर था, अभी तक जो गवर्नर था कहां का, सिर्फ बंगाल का, उसकी पावर बढ़ा दी गई, उसे मद्रास और बंबई भी दे दी गई। और अब जो गवर्नर था वो कहलाएगा क्या, गवर्नर जनरल। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, एक बार कमेंट करो।
समझ में आई इतनी बात या नहीं आई, एक बार कमेंट करो जल्दी से। दूसरा क्या किया गया, तो ये था आपका क्या था 1773 का पहला रेगुलेटिंग एक्ट। क्या था 1773 का पहला रेगुलेटिंग एक्ट। और क्या क्या किया गया इसके तहत, तो ध्यान रखेंगे जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ये ब्रिटिश क्राउन द्वारा या ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को रेगुलेट करने के लिए, भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए पहली बार कोई लिखित प्रस्ताव था या पहली बार कोई लिखित नियमावली थी। इससे पहले भारत में क्या था, राजशाही शासन चला हुआ था भारत में। पहले दिल्ली सल्तनत था, उसके बाद जो तुम्हारा मुगल वंश चला हुआ था। तो कहीं भी क्या था, कोई भी लिखित चीजें नहीं हुआ करती थी कि हम ऐसे राज करेंगे या वैसे राज करेंगे। सारी चीजें राजा की मनमर्जी के हिसाब से चला करती थी, यहाँ पे राजतंत्र था। अब क्या कंडीशन आ गई, यहाँ पे लिखित संवैधानिक कुछ विशेष उपबंध आने लगे कि हाँ भाई ये चीजें हो गई, ये चीजें हो गई, अब ये चीजें हो गई, ठीक है ना। तो ये क्या था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था, क्या था, पहला लिखित क्या था, नियमावली थी या नियामक उपबंध था, किसके लिए, किसी शासन सत्ता को चलाने के लिए। और क्या किया गया इसके तहत, इसके तहत जब वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो क्या किया गया, जो विधि निर्माण थी या विधायिका जिसे हम बोल सकते हैं संविधान में, विधायिका कंट्रोल करेगी कौन, ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश की जो राजशाही प्रणाली ब्रिटिश में चली हुई थी, वो यहाँ की विधायिका यानी कि विधि बनाएगी। विधि का मतलब क्या होता है, नियम, कि भारत में जो कंपनी व्यापार करेगी या ट्रेड करेगी, उसके साथ साथ यहाँ की जो राजनीतिक हस्तक्षेप था वो भी कंपनी करेगी, किस हिसाब से करेगी, क्या उसकी रेगुलेशन होगी, वो ब्रिटिश तैयार करेंगे, ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश राजशाही तैयार करेगा। लेकिन वो नियम यहाँ पे लागू कैसे होंगे, ठीक है ना। यानी कि ये क्या था, ये कार्यपालिका का मुखिया था। वॉरेन हेस्टिंग्स क्या कौन था, भारत की कार्यपालिका का हेड था, ठीक। जो है कि लेजिस्लेचर था या विधायिका थी, विधायिका का जो मुखिया था, विधायिका कहां से तैयार होकर आती थी, लंदन से तैयार होकर आती थी, ठीक। विधायिका यानी कि कोई विधि, भाई अब हम हैं, फिलहाल हमारे पास मौलिक अधिकार है, हमारे पास वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमारे पास शिक्षा की स्वतंत्रता है, घूमने की, ये सारी चीजें क्या है, ये हमारे यहाँ मूल अधिकार हमारी विधि में, हमारे संविधान में लिखे हुए हैं। कौन बनाता है, हमारी सरकार, हमारे खुद के लोग बनाते हैं हमारे लिए संविधान। लेकिन उस टाइम क्या था, जो संविधान बन के आ रहा था, जो नियम बन के आ रहे थे, कहां से नियम बन के आ रहे थे, लंदन से। उन नियमों को यहाँ लागू कौन करा रहा था, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ क्वेश्चन ये आ जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने के बाद जो कार्यपालिका का पहला प्रमुख किसे माना जाता है। ये जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया कि कार्यपालिका का पहला प्रमुख किसे माना जाता है, वॉरेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। ये आपका पीसीएस 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है, पीसीएस 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स को माना जाता है क्या, कार्यपालिका का पहला प्रमुख, ब्रिटिश कार्यपालिका का, ब्रिटिश कार्यपालिका का, कार्यपालिका का अघोषित प्रमुख, अघोषित प्रमुख या मुखिया बना दिया गया किसे, अघोषित प्रमुख बना दिया गया वॉरेन हेस्टिंग्स को, बना दिया गया वॉरेन हेस्टिंग्स को। वॉरेन हेस्टिंग्स को, ठीक। ये चीज आपकी समझ में आई कि नहीं आई कि कार्यपालिका का पहला प्रमुख या अघोषित प्रमुख कैसे बना दिया गया, एक बार कमेंट करो समझ में आया कि नहीं आया।
जो ब्रिटिश कार्यपालिका का अघोषित प्रमुख या ब्रिटिश कार्यपालिका का मुखिया बनाया गया किसे, वॉरेन हेस्टिंग्स को। समझने की कोशिश ये करेंगे, हमारा जो देश चलता है या कोई भी अगर सरकार चलेगी, किससे चलेगी, कोई नियम होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ नियम है कि एक विधि बना दी गई कि बिना हेलमेट के कोई गाड़ी नहीं चलाएगा, मतलब बाइक नहीं चलाएगा बिना हेलमेट के। ये क्या है, एक नियम है। ये क्या है, एक नियम है। इस नियम को लागू कौन कराता है, पुलिस कराती है। इस नियम को लागू कौन कराता है, पुलिस कराती है। क्यों कराती है, क्योंकि अगर आप बिना हेलमेट के बाइक लेके जाओगे बाहर तो आपका चालान कट दिया जाएगा या आपको फट्टे पड़ जाएंगे, आपको डंडे पड़ जाएंगे। दो चीजें होती हैं। यानी कि नियम बनाया सरकार ने, नियम बनाया किसने, सरकार ने। नियम को लागू कौन करा रहा है, पुलिस करा रही है। तो पुलिस किसका हिस्सा हो गई, कहीं ना कहीं कार्यपालिका का हिस्सा हो गई, ठीक। जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, आपके डीएम एसडीएम होते हैं, वो क्या होते हैं, कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। क्या करते हैं, नियम को लागू कराते हैं, ठीक। सेम कंडीशन यहाँ थी। जो नियम बन के आ रहे थे, कहां से आ रहे थे, ब्रिटिश क्राउन से, ब्रिटिश सरकार से बन के आ रहे थे। उन नियमों को भारत में लागू कौन कराएगा भाई। नियम क्या थे, वो नियम ये थे कि 20 साल के लिए कंपनी को ट्रेड मोनोपोली दे दी। जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में 20 साल के लिए व्यापार करेगी, उसको व्यापारिक एकाधिकार दे दिया। वो क्या करेगी, वॉरेन हेस्टिंग्स के अंडर में आएगी और सारे जो कंपनी के जो एकाधिकार होंगे या कंपनी के जो भी डिसीजन होंगे वो वॉरेन हेस्टिंग्स लेगा। इसके अतिरिक्त और क्या क्या किया गया कि एक न्यायपालिका बना दी, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। वो सारी चीजें थी, वो अभी समझाऊंगा डिटेल में कि कैसे कैसे नियम आए थे। लेकिन उन नियमों को जो लागू करने वाली चीज थी, मेन चीज है, नियम तो कंपनी ने बना दिए। नियम जो ब्रिटिश क्राउन था, जो ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी उस टाइम, उन्होंने नियम बना दिए। जो ब्रिटेन की सरकार थी उसने नियम बना दिए। कहां के लिए, भारत के लिए। नियम भारत के लिए बना रहे हैं इंग्लैंड वाले, लंदन वाले। उन्हें भारत में लागू कराने वाला पहला आदमी कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो इसे क्या कहेंगे कि ब्रिटिश कार्यपालिका का अघोषित प्रमुख बना दिया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स को, ठीक। अब दूसरी चीज पढ़ेंगे भाई, ये रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773 में आया था। कब आया था, 1773 में आया था, 1773 में आया था। इसके नेक्स्ट ईयर यानी कि 1774 में, क्या 1774 में भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी तो कोई ना कोई मुख्य न्यायाधीश भी बनेगा। तो मुख्य न्यायाधीश बने थे सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे। अब इस सुप्रीम कोर्ट का, इस जुडिकेचर का, इस न्यायपालिका का मतलब क्या था। अभी तक कंपनी क्या कर रही थी, सिर्फ कार्यपालिका का काम कर रही थी। अब कोई ब्रिटिश क्राउन ने कोई नियम बना दिया। ब्रिटिश क्राउन ने कोई नियम बना दिया, किसके लिए, भारत के लिए। भारत में आके वॉरेन हेस्टिंग्स ने वो लागू कर दिया। जब वो नियम ब्रिटिश क्राउन का बनाया हुआ वॉरेन हेस्टिंग्स ने लागू कर दिया, तो कुछ लोगों को उससे प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों को उससे प्रॉब्लम हो सकती है। या जब कंपनी यहाँ पे नियम बनाएगी, लागू करेगी, तो कंपनी के कुछ कर्मचारियों के बीच में भी कुछ मतभेद हो सकते हैं। यानी कि वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। अब इस वाद विवाद की स्थिति को देखने के लिए, यानी कि सब कुछ हम करेंगे, गलती भी हम ही करेंगे और उस गलती के बाद जो सुनवाई होगी उसे भी हम ही सुनेंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने खुद की अपनी एक न्यायपालिका बना दी। यानी कि अब कंडीशन ये आ चुकी थी कि कंपनी के अंदर अगर कोई विवाद होता है या कंपनी के नियमों से किसी को प्रॉब्लम होती है, तो वो कहीं बाहर किसी न्यायालय में नहीं जाएगा, वो कंपनी के ही न्यायालय में आएगा, ठीक। यानी कि गलती भी हम ही करेंगे और फिर खुद को सजा देने के लिए भी हम ही बैठे हुए हैं। नियम लागू करेगा वॉरेन हेस्टिंग्स, और नियम लागू होने के बाद अगर किसी को प्रॉब्लम हो सकती है तो उसकी सुनवाई करेगा वॉरेन हेस्टिंग्स का बेस्ट फ्रेंड एलिजा इम्पे। तो चट भी अपनी और पट भी अपनी, गलती भी हम ही करेंगे और गलती के बाद उसके ऊपर जो विवाद आएगा उसको भी हम ही सुनेंगे, सारी चीजें अपने हिसाब से। उसके बाद जो ये सुप्रीम कोर्ट था, जो ये सुप्रीम कोर्ट था, इसमें जो सदस्यों की संख्या थी कितनी थी, 4 थी। एक तो मुख्य न्यायाधीश, सर एलिजा इम्पे कौन थे, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश। अब इनके कुछ सहायक थे, क्या थे, सहायक। कौन कौन से थे, चैम्बर्स,
कौन थे? चैम्बर्स, हाइडन और लिमनेस्टर। ये तीन कौन थे? सहायक न्यायाधीश थे। क्या थे? सहायक न्यायाधीश। सहायक न्यायाधीश। तो भारत के पहले न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1774 में। क्या? क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है आपका। जो ये क्वेश्चन था किस किस एग्जाम में आ चुका है आपका? ये आपके कांस्टेबल लेवल पे कई बार पूछा जा चुका है, आपका रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि भारत का जो पहला सुप्रीम कोर्ट था, भारत का जो पहला मुख्य न्यायालय था, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो आप याद रखेंगे उसकी स्थापना की गई थी कब? 1774 में या 1774 में की गई थी। ठीक। उसके बाद जो भारत का पहला न्यायाधीश बनाया गया था, किसे बनाया गया था? सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था। किसको? सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था। तो जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, कहां की गई थी इसकी स्थापना? इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी बंगाल में। कहां की गई थी? बंगाल में। ठीक। अब जो ये सुप्रीम कोर्ट था, ये जो वाद विवाद की स्थिति को सुनेगा, कहां की वाद विवाद की स्थिति को सुनेगा? ये तीन प्रेसिडेंसी के ऊपर एक न्यायालय था। ये कौन कौन सी प्रेसिडेंसी थी आपकी? बंगाल, क्या? बंगाल, मद्रास और बंबई। बंगाल, मद्रास और बंबई, तीन प्रेसिडेंसी थी और तीन प्रेसिडेंसी के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट था। ठीक। अब कंडीशन ये थी कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स था, इसने कहा भाई मैं अकेला काम नहीं कर सकता। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या कहा? भाई मैं अकेला काम नहीं कर सकता, मुझे काम करने के लिए कोई हेल्प करने के लिए कोई और लोग चाहिए। तो उसके बाद क्या किया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स की हेल्प करने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कितने सदस्य थे? इसके सदस्य भी कितने थे? 4 थे। ठीक। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या काम करता था? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कार्यपालिका के जो काम हुआ करते थे, उन कामों में इसकी वॉरेन हेस्टिंग्स की हेल्प किया करता था, वॉरेन हेस्टिंग्स को सलाह दिया करता था। कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो स्थापना भारत में सबसे पहले की गई थी, कौन से अधिनियम के तहत की गई थी? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। समझ में आया कि नहीं आया? ये बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? स्वामित बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? और ये समझ रहे हैं। दूसरी चीज, अब एक चीज ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो कार्यपालिका का मुखिया था कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। न्यायपालिका का मुखिया कौन था? सर एलिजा इम्पे। यानी कि दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। क्या? दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। अब जब दोनों बेस्ट फ्रेंड होंगे तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी कि जो एलिजा इम्पे था, ये अपने हिसाब से चीजों को हैंडल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कोई कितनी भी अच्छी नियमावली बना ले, उसमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने उन कमियों का फायदा उठाना शुरू किया और यहाँ के लोगों का शोषण शुरू कर दिया। अब अगर लोग अपनी आवाज उठाएंगे तो कहां जाएंगे? न्यायालय जाएंगे। न्यायालय में कौन बैठा हुआ है? न्यायालय में बैठा हुआ है कौन? एलिजा इम्पे, जो वॉरेन हेस्टिंग्स का बेस्ट फ्रेंड है। वो डिसीजन उस हिसाब से देता था जिस हिसाब से वॉरेन हेस्टिंग्स कहता था। यानी कि बिल्कुल अपने हिसाब से, अपनी ढपली और अपना राग वाली कंडीशन यहाँ पे हो चुकी थी। ठीक। और जो कंडीशन थी इसमें आपके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, उसमें सबसे सही कंडीशन ये थी कि जो कंपनी के लोग थे, क्या? जो कंपनी के लोग थे, कंपनी के कर्मचारी थे, उनको स्वतंत्र रूप से अपना कोई पर्सनल व्यापार नहीं कर सकते।
यानी कि वो कंपनी के साथ आए हैं तो कंपनी उनको उस चीज की सैलरी दे रही है। अब कंपनी जब उनको उस चीज की सैलरी दे रही है, सैलरी प्रोवाइड करा रही है, तो उनको अपना कोई नया बिजनेस, नया कोई व्यापार यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अगर किसी काम के लिए यहाँ के लोग, मान लेते कि कंपनी कोई काम खरीद, किसी चीज से कोई नील खरीद रही है, भाई ये मोस्टली बंगाल में नील की खेती क्या करते थे कंपनी को, भाई ये सुप्रीम कोर्ट बंगाल में बना था, ये लिखा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी, बंगाल में की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी, बंगाल में। ठीक है, अभी जो मैं समझा रहा हूँ वो समझो। कंपनी ने क्या क्या करना है, कंपनी को नील खरीदना है, क्योंकि ये अंग्रेज जो थे कपड़े की व्यापार करते थे, कपड़े में डील करते थे। अब कोई किसान ये कह रहा है मेरी खेती है, मेरा नील खड़ा हुआ है, मुझे अगली फसल बोनी, आप सारा नील मेरा खरीद लो एक बार में। तो कंपनी तो अपने रेगुलेशन के हिसाब से खरीदेगी, तो वो किसान क्या करेगा, भाई या तो सस्ते रेट में खरीद लो या कुछ सेवा पानी ले लो, वही रिश्वत वाली बात। तो कंडीशन ये थी, इस 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में एक बात लिखी हुई थी कि जो कंपनी के लोग हैं, जो कंपनी के लोग हैं, वो ना तो किसी से कोई उपहार ले सकते, ना रिश्वत ले सकते, ना ही अपना कोई अलग व्यापार कर सकते। ठीक, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स इस चीज को नहीं मानता था। वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करता था, वॉरेन हेस्टिंग्स अपने हिसाब से लोगों की फसलें खरीदता था, अपने हिसाब से लोगों के कपड़े खरीदता था, अपने हिसाब से कच्चा माल खरीदता था और उन्हें अपने हिसाब से बेच देता था। हालांकि कंडीशन ये भी थी कि जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया था कि व्यापार की हर गतिविधि की जो जानकारी थी कंपनी को ब्रिटिश क्राउन को देना जिम्मेदारी थी। यानी कि भारत में जो व्यापार चल रहा है वो किस कंडीशन से, किस हिसाब से चल रहा है, उसकी जानकारी ब्रिटिश क्राउन को होना जरूरी था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अपने हिसाब से अपनी जो कार्यपालिका थी उसे अपने हिसाब से चलाने लगा। अब कंडीशन ये बनी कि जो हम पढ़ रहे थे क्या, बंगाल, मॉडर्न हिस्ट्री में हमने पढ़ा था क्या, बंगाल। तो बंगाल में जब हम पढ़ चुके थे, किसके बारे में पढ़ रहे थे, सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने कुछ नाम पढ़े थे, क्या कुछ नाम पढ़े थे, हमने पढ़ा था सिराजुद्दौला के एक मौसी थी जिसका नाम था घसीटी बेगम। क्या नाम था, घसीटी बेगम। और इसके सहायक थे नंदराम। कौन थे, नंदराम और चैत सिंह। कौन थे, चैत सिंह। उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स, ये तीन लोग थे, इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स का क्या किया, विरोध करना शुरू किया। क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग्स का विरोध करना शुरू किया कि जो भी रेगुलेटिंग एक्ट में लिखा हुआ है वॉरेन हेस्टिंग्स उसके हिसाब से सरकार नहीं चला रहा है, जो कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। इस चीज से नाराज हुआ कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स, और नंदराम को फांसी दे दी गई। क्या, नंदराम को फांसी दे दी गई। और यहां से आपका क्वेश्चन उठता है कि अंग्रेजों का विरोध करने के जुर्म में, अंग्रेजों का विरोध करने के जुर्म में पहली बार फांसी किसे दी गई थी, पहली बार किसे दी गई थी फांसी, नंदराम को दी गई थी। कब दी गई थी, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का विरोध करने में दी गई थी। क्या, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का विरोध किया था नंदराम ने। एक्चुअल में इसने रेगुलेटिंग एक्ट का विरोध नहीं किया था, इसने एक्चुअल विरोध किया था वॉरेन हेस्टिंग्स का। क्योंकि ब्रिटिश क्राउन जो हमारे लिए विधि बना रहा था, हमारे लिए जो नीति बना रहा था, उन नीतियों में गलतियां नहीं थी, गलतियां थी उनके अंदर जो कुछ कमियां थी, उनका फायदा उठाते थे यहाँ के गवर्नर जनरल। कौन फायदा उठाते थे, यहाँ के गवर्नर जनरल। और उनका फायदा उठा के यहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट था उसके साथ साठगांठ बैठा के और यहाँ के लोगों को टॉर्चर करते थे। इस चीज का विरोध किया इन तीन लोगों ने, घसीटी बेगम ने, नंदराम ने और चैत सिंह ने। और उसके बाद घसीटी बेगम को कैद कर लिया गया, चैत सिंह का राज्य सारा हड़प कर लिया गया और नंदराम को फांसी दे दी गई। ठीक है, ये कहानी समझ में आई। ये कहानी कहाँ की, बंगाल की है। कब की है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की है। ठीक है ना। इस एक्ट में जो मुख्य चीजें थी मैंने आपको बताया कि जो कार्यपालिका का प्रमुख बना दिया गया किसे, वॉरेन हेस्टिंग्स को। बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। क्या, अंतिम गवर्नर, पहला गवर्नर जनरल बना। गवर्नर जनरल बनने के बाद उसके अधीन आ गई तीन प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास और बंबई। उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कब की गई, 1774 में। कहां की गई, बंगाल में की गई। तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे थे। इनके सहायक न्यायाधीश कौन थे, तीन थे। ठीक, कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, चार थी। ठीक,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कुल मेंबर कितने हुआ करते थे? 4 मेंबर हुआ करते थे। ये आपका पूरा क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट था। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार कमेंट करके बता दो। कोई प्रॉब्लम? नहीं जी। क्या पहले हाजी लिखा फिर नाजी लिखा? क्या है भैया, पहले हाजी और फिर नाजी? भाई एक चीज बता दो, प्रॉब्लम है या नहीं है? फिर मैं आगे बढ़ू। अब दूसरा एक्ट पढ़ेंगे। दूसरा एक्ट है आपका 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या? 1781, 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब क्या है? कुछ चीज सेटल कर दिया, कुछ चीजों का पुनर्निर्धारण करना है। पुनर्निर्धारण मतलब ब्रिटिश क्राउन को दिखाई दिया कि जो आपका 1773 का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ कमियां थी। उन कमियों को पूरा करने के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसे कहा गया 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इस एक्ट में ज्यादा कुछ था नहीं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये चीज यहाँ पे याद रखनी थी, ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, कई बार क्वेश्चन बस यहाँ से यही आता है कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ब्रिटिश क्राउन ने या ब्रिटिश राजशाह ने अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया? 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक दो चीजें इसकी बता देता हूं आपको। इस एक्ट में और क्या किया गया? जो गवर्नर जनरल था उसकी शक्तियों को विस्तारित किया गया, उसकी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाया गया। कैसे बढ़ाया गया उसकी शक्तियों को? अभी तक 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। अब क्या किया गया? इन प्रेसिडेंसियों की संख्या कर दी गई 5। कौन कौन सी? उड़ीसा, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, मद्रास, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, मद्रास और आपका बंबई। अब जो आपका गवर्नर जनरल है, क्या? अब जो आपका गवर्नर जनरल है वो 2 नई प्रेसिडेंसियों के लिए और कानून लागू करेगा। यानी कि उड़ीसा और बिहार भी किसके अधीन आ चुके थे? ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ चुके थे। ठीक है ना? ये किस एक्ट में किया गया था? 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में किया गया था। क्या? 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में किया गया था। और क्या किया गया था इस अधिनियम के द्वारा? इस अधिनियम में एक चीज कही गई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या? जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कंपनी के कर्मचारियों को सजा नहीं दे सकता। कंपनी के कर्मचारियों को सजा नहीं दे सकता। सजा नहीं दे सकता। कब नहीं दे सकता? इसमें चीज लिखी हुई थी, जब विवाद आंतरिक हो। जब विवाद कैसा हो? आंतरिक हो। यानी कि अगर कंपनी के 2 कर्मचारी आपस में लड़ बैठे हैं और एक दूसरे का सर भी फोड़ दें तो जो सर फोड़ेगा उसको सजा नहीं होगी। ऐसा किसमें कहा गया था? 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कहा गया था। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? इसका मतलब गलत फायदा उठाया। किसका? जब विवाद आंतरिक हो का फायदा उठाया। और अगर कंपनी के कर्मचारी, अगर कंपनी के कर्मचारी किसी बाहरी व्यक्ति का भी शोषण कर रहे हैं, क्या? अगर कंपनी के कर्मचारी किसी बाहरी व्यक्ति का शोषण कर रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में आ रहे हैं न्याय की तलाश में,
तो भी क्या होता था, उसकी सुनवाई नहीं होती थी और कंपनी किसी भी कर्मचारी को सजा नहीं देती थी। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे बस क्वेश्चन आपका एक ही इंपॉर्टेंट है कि उड़ीसा और बिहार प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल के अधीन कौन से एक्ट में किया गया? उड़ीसा और बिहार प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल के अधीन कौन से एक्ट के तहत किया गया? 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत किया गया। बढ़ते नेक्स्ट एक्ट की तरफ, जो कि आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन भी आपके कई बार पूछे गए हैं। 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट, 1784 फिट्स इंडिया एक्ट। फिट्स इंडिया एक्ट, फिट्स इंडिया। सबसे पहला क्वेश्चन, तो इस एक्ट का नाम, इस एक्ट का नाम जो था फिट्स इंडिया एक्ट क्यों रखा गया? क्योंकि जो इस एक्ट को, जो इस अधिनियम को तैयार किया गया था, किसके द्वारा? एक ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था उस टाइम का, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, जिसका नाम क्या था? नॉर्थ पिट्स। क्या नाम था? नॉर्थ पिट्स। इसने इसको तैयार किया था। किसने? नॉर्थ पिट्स ने। जब नॉर्थ पिट्स ने इसको तैयार किया तो इस एक्ट का नाम ही क्या रख दिया? फिट्स इंडिया एक्ट। अब यो एक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब देखा गया कि जो ब्रिटिश अधिकारी हैं, जो यहाँ के गवर्नर जनरल हैं, वो भारत में बहुत ज्यादा अति कर रहे हैं, यहाँ पे अत्याचार कर रहे हैं, तो उस एक्ट में एक दिखावा किया गया। दिखावा करना क्या था कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का या एक नियंत्रक मंडल का गठन किया गया। क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य होते थे? इसमें 6 सदस्य होते थे। क्या? इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य होते थे? 6 सदस्य होते थे। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता था? गवर्नर जनरल के या कंपनी के कार्यों की समीक्षा करना। कंपनी के कार्यों की समीक्षा करना। कंपनी के कार्यों की समीक्षा करने के लिए या ऑडिट करने के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया, जो कहलाता था क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के तहत क्या किया गया? जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क थे, जो आपके प्रशासनिक कार्य थे और जो आपके व्यापारिक कार्य थे, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। यानी कि प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्य और व्यापारिक कार्यों को प्रशासनिक कार्य और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग किया गया। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होंगे, जो प्रशासनिक कार्य होंगे, जनता के ऊपर रूल रेगुलेशन को लागू करने वाले कार्य होंगे, वो कार्य अलग टीम द्वारा रेगुलेट किए जाएंगे और जो ट्रेड के काम थे, जो व्यापार के काम थे, वो एक अलग टीम द्वारा रेगुलेट किए जाएंगे। ठीक है ना? ये काम किसमें किया गया? फिट्स इंडिया एक्ट 1784 में या 1784 के फिट्स इंडिया एक्ट में किया गया। एक अलग से निदेशक मंडल और बना दिया गया। ये तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, एक इससे अलग एक तो निदेशक मंडल बना दिया गया और एक कंपनी को अप्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए क्या किया गया?
एक गोपनीय समिति बना दी गई। गोपनीय समिति का मतलब क्या था? कुछ भी मतलब नहीं था गोपनीय समिति का। वे गोपनीय समिति के जो लोग हुआ करते थे सारे के सारे गवर्नर जनरल के हिसाब से चलते थे। सारे गवर्नर जनरल की जो इशारे होते थे उनके हिसाब से चलते थे। शासन उस हिसाब से चलता था जैसा गवर्नर जनरल चाहेगा। हाँ, इतना जरूर हो गया था कि प्रशासनिक कार्य और व्यापारिक कार्यों के अलग अलग होने की वजह से भारत में एक अप्रत्यक्ष रूप से द्वैध शासन लागू हो गया था। क्या भारत में अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो गया था? द्वैध शासन लागू हो गया था। कौन से अधिनियम के तहत? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। द्वैध शासन का मतलब क्या है कि जो यहाँ के व्यापारिक हैं, जो व्यापार है मतलब जो यहाँ का टैक्स आएगा, जो यहाँ की कर उत्पत्ति होगी, उसे अलग कोई टीम देखेगी, और जहाँ पे प्रशासनिक गतिविधियां होंगी जैसे किसी नियम को लागू करना, उसे अलग टीम देखेगी। यहाँ तक समझ में आया तो बताओ। दूसरा एक और सबसे इंपॉर्टेंट कार्य इस एक्ट में किया गया, वो क्या था? जो सबसे बड़ा इस अधिनियम की क्वेश्चन आता है कि जो कंपनी के अधीन क्षेत्र था, जो कंपनी के अधीन क्षेत्र था, पहली बार उसे ब्रिटिश अधिपत्य भारत, क्या ब्रिटिश अधिपत्य भारत या अंग्रेजों के कब्जे वाला जो भारत कहा गया, कौन से एक्ट के, कौन से अधिनियम के तहत कहा गया? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कहा गया। क्या लिखेंगे? पहली बार कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र को, पहली बार कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र को, कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र को, पहली बार कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। कौन से अधिनियम में कहा गया? आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में कहा गया। यानी कि अब भारत उपनिवेश बनना स्टार्ट हो गया था, अब भारत गुलाम बनना स्टार्ट हो गया था। कब? 1784 में। भारत की गुलामी की दास्तान लिखी जा चुकी थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, और इसमें भारत को ब्रिटिश अधिपत्य वाला क्षेत्र लिखकर कहा गया था। अभी तक सिर्फ मान लेते कि हम व्यापार करेंगे और इसको कब्जा लेंगे। अभी तक अंग्रेज सिर्फ इस मनोस्थिति से थे, इस मनोभावना से थे कि जो ब्रिटिश है, जो हम अंग्रेज हैं, वो भारत को कब्जा लेंगे। लेकिन यहाँ इन्होंने लिख के दे दिया था कि ये जो हिस्सा है बंगाल, बिहार, उड़ीसा और तुम्हारा बंबई मद्रास वाला जो एरिया है, जो कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आता था, जिसकी रेगुलेटिंग कंपनी द्वारा की जाती थी, वो कैसा क्षेत्र था? ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र था। क्या था वो? ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र था। इसके अतिरिक्त और क्या मुख्य बातें थी इसकी? तो इस अधिनियम में ये तो मैंने बता दिया कि भारत में पहली बार एक अप्रत्यक्ष रूप से द्वैध शासन का स्टार्टिंग हो चुकी थी भारत में। और इसके साथ क्या था? कंपनी के कार्यों को समीक्षा करने के लिए दो समितियां बना दी गई थी। एक प्रवर समिति थी और दूसरी आपकी गोपनीय समिति थी। ठीक। और इसके बाद क्या था कि कंपनी को व्यापारिक एक अधिकार देने शुरू कर दिए थे कि प्रशासन का काम तो अलग हो चुका था, प्रशासन का काम तो अलग हो चुका था। जो व्यापारिक कार्य वाली जो टीम थी, जो व्यापारिक कार्य या जो ट्रेड एरियाज में जो डील करती थी, उसके ऊपर प्रेशर ये बनाया जाने लगा था कि अब ज्यादा से ज्यादा जो टैक्स था, टैक्स जनरेट करो, ज्यादा से ज्यादा कर की उगाही करो। और यहीं से भारतीयों का शोषण स्टार्ट हो गया था। यानी कि पूरी तरह से जो भारत की गुलामी की जो दास्तां मानी जाती है, वो इस अधिनियम से शुरुआत मानी जाती है। इस अधिनियम से शुरुआत मानी जाती है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से मानी जाती है। ठीक है ना? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कई बार इससे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली बार भारत को ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कब माना गया? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। ठीक। क्वेश्चन ये भी आता है कि जो अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष रूप से द्वैध शासन लगाने की जो कोशिश की थी, वो कौन से अधिनियम में की थी? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में की थी। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बताओ एक बार कमेंट करके। आगे समझ में? ठीक है ना?
तो आज ही रोकते हैं, अभी आपकी नेक्स्ट क्लास मॉडर्न हिस्ट्री की भी होगी, ठीक है ना। तो 3 एक्ट मैंने इस क्लास में आपको करा दिया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट करा दिया, 1781 का सेटलमेंट एक्ट हो गया, और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो गया। अगली 2-3 क्लास में आपके जो ये एक्ट है ये कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। और एक्ट कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, एक्ट कंप्लीट होने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, संविधान निर्माण पढ़ेंगे, संविधान सभा पढ़ेंगे। भाई मॉडर्न हिस्ट्री क्लास अब तो दिन में ही होगी, अब शाम को कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है ना। अब आपकी क्लास की जो शेड्यूल होगा 12 से 1 और 1 से 2 होगा, ठीक है ना। अगर आपके पास टाइम नहीं, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, जिस दिन लाइव होंगे उस दिन लाइव देख लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं थोड़ी सी देर बाद मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में।